अगर आप 2.5 लाख से 3 लाख के बजट में बाइक लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो आपके हजारों रुपए का नुकसान होने से बचा सकती है। और अभी रिसेंटली मैं अपनी अपाचे RTR 310 बेच के आ रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि एक बाइक बेचना इतना मुश्किल होगा। और मैं आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको वो सब चीजें बताने वाला हूँ जो आपको जरूर देखना चाहिए और आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको थ्योरी नहीं बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और बताऊंगा कुछ बाइक्स ऐसी हैं इंडियन मार्केट में जिनकी रीसेल वैल्यू पेपर पे तो अच्छी लगती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। सो जब आप नई बाइक बाय करते हो तो आप सोचते होगे कि यार रीसेल वैल्यू क्या ही देखना, हमें तो बाइक चलाई है। और वैसा सही मायनों में कहूं बाइक चीज ही ऐसी है, अगर आपको चलाकर पसंद आई तो चाहे वो कितनी पैसों की हो कुछ भी हो आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि रीसेल वैल्यू, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म नहीं रखने वाले हो। तो ऐसे ही आज इस टॉपिक पे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और आपको बताऊंगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने क्या क्या फेस करा है उस बाइक को बेचते वक्त और आपको भी उस चीजों का ध्यान देना चाहिए। अपाचे RTR 310 के एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि न्यू बाइक बाय करते वक्त आप उसकी डिमांड देख लो। और मुझे सबसे पहला रियलिटी चेक जब मिला जब मुझे पता चला कि इस बाइक के लॉन्च होने के बाद इसकी ज्यादा डिमांड ही नहीं थी मार्केट में। नो डाउट ये बाइक फीचर रिच्ड है, पावर परफॉर्मेंस में सब बाइकों से ज्यादा अच्छी है। आपके अंदर ये फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको दूसरी बाइक में इस बजट या इससे ऊपर बजट में भी नहीं मिलेंगे। मतलब मैं ये कहूं तो पावर की बात करूं तो पावर और परफॉर्मेंस में भी ये बाइक नो डाउट सारी जो सेगमेंट की बाइक है उनमें अच्छे से कॉम्पीट करती है। लेकिन फिर भी एक चीज होती है रीसेल वैल्यू में, जो कि है डिमांड। अब नई बाइक की ही इसकी जो वैल्यू है वो डिमांड है वो थोड़ी कम है। इसी वजह से ओल्ड जो अपनी आफ्टर मार्केट या यूज मार्केट में इसकी जो मार्केट की डिमांड है वो भी कम है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और जब मार्केट में डिमांड कम होती है तो कंपनीज भी अपनी सेल बढ़ाने के लिए इसकी प्राइस कट कर देती हैं। वैसे ही इस बाइक के साथ भी हुआ। कंपनी यानी टीवीएस ने जो इसकी ऑन रोड प्राइस निकाली थी 3,10,000, वो बाद में अब उन्होंने 25 से 30,000 रुपए कम करके 2,70,000 2,76,000 कर दिया है। तो इस पे ह्यूज डिस्काउंट मिलता है, तो लोग फिर उसके तरफ जाते हैं कि न्यू बाइक बाय कर ले। दूसरा पॉइंट था मेरे लिए जो कि था GST कट ऑफ। हाँ जी, अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर लास्ट GST कट हुआ था जिसमें 28% से 18% GST हो गया था। और इस वजह से मुझे भी काफी मतलब रीसेल वैल्यू जो मेरी बाइक की मिली मुझे काफी कम मिली, क्योंकि GST जब कम हो गया तो ऑन रोड प्राइस कम हो गया न्यू बाइक पे, और फिर जो ओवरऑल जो है सेकंड हैंड या यूज बाइक पे भी कम करने को मिला। तो यही चीज थी, एज अ रिजल्ट मेरी बाइक की और वैल्यू कम हुई। पॉइंट 3, यूज मार्केट की सबसे ब्रूटल रियलिटी ये है कि उनकी एक लिमिट होती है बाय करने की, यानी कि इतने रुपए से ज्यादा हम यूज मार्केट या यूज बाइक में देंगे नहीं। और ऐसे ही बाइक सेगमेंट में आती है 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च कर पाता है कोई भी कस्टमर अपनी एक नई बाइक लेते वक्त, जो कि वो एक बाइक ढूंढता है। तो वैसे ही मेरे केस में हुआ, लोग मेरी बाइक की जो वैल्यू थी वो नहीं लगा पा रहे थे, मतलब जो उसकी वर्थ थी, बस वो चाहते थे कि उसको लोन फैसिलिटी मिल जाए। और यूज मार्केट में यार लोन फैसिलिटी लेना मेरे को तो लगता है मतलब बेकार ही है, क्योंकि उसमें हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने को पड़ता है आपको। और मतलब अगर आप यूज मार्केट से बाइक ले रहे हो तो डायरेक्ट पेमेंट पे लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। बट अगर आप फाइनेंस भी करवा रहे हो तो मेरे पास तो फाइनेंस नहीं हो पाता, जैसे डीलर के पास ही आप फाइनेंस करवा सकते हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप डीलर से बाय करो फिर। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आए जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे जो बाय करना चाहते थे मेरी बाइक, लेकिन उनको चाहिए थी लोन फैसिलिटी। या फिर एक दूसरा चैलेंज आ रहा था, वो था कि मतलब वो आउट ऑफ द स्टेट थे, यानी अदर स्टेट से वो मेरे को बाइक बाय करना चाह रहे थे, तो उनके लिए NOC बनवाना, मतलब उनका ट्रांसफर करवाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये चीज़ होती है कि उसमें रोड टैक्स देना पड़ता है, तो नाम करवाने में दिक्कत आती है, जैसे आजकल चल रहा है केयर ऑफ वगैरह, वो सब चीज़ें में। लेकिन मुझे पेपर वर्क्स में थोड़ा ज़्यादा मशक्कत नहीं चाहिए थी, तो फिर भी मैं इसलिए ज़्यादा सेल नहीं कर पाया एज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और मेरी इस वजह से वैल्यू थोड़ी कम आई। और ये हर एक बाइक को सेल करते वक्त आपको चैलेंज आएगा। और जब कोई सेकंड हैंड बाइक बाय करता है ना, यानी 1 लाख या 1.5 लाख रुपए लगाता है, तो वो सोचता है कि यार इतने रुपए लगाऊंगा तो सच्चे में 200 सीसी की कोई नई बाइक बाय कर लूंगा। और वो ये नहीं देखते कि सेकंड हैंड बाइक में उन्हें क्या फीचर और क्या पावर मिल रही है और क्या वैसे चीजें टैक्स मिल रहा है, चाहे वो IUMU मिले, क्रूज कंट्रोल मिले, क्विक शिफ्टर मिले, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है या तो बाइक मिल जाए हमें 1 लाख के अंडर, या फिर बाइक मिले तो हमें बढ़िया मिले। तो ये चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ेगा जब आप सेकंड हैंड बाइक सेल करने जाओगे। सो एंड में आके मुझे वही करना पड़ा जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं। चाहे मेरे पास टूल्स थे, मेरे पास सोशल मीडिया का वो था, मैंने अपने एड्स चलाए जो भी चलाया, लेकिन मुझे एंड में आकर मैंने को डायरेक्ट सेल नहीं हुई और मैंने फिर अपनी डीलर को ही दी, जहाँ पे मुझे थोड़ी कम वैल्यू मिली लेकिन रिलायबल सोर्स मिला, मतलब मेरे को पेपर्स की कोई दिक्कत नहीं हुई। लोन फैसिलिटी मैं नहीं दे पाया तो मैंने फिर डीलर को ही सेल कर दी, चाहे और मेरे को थोड़ा सा रीसेल वैल्यू मतलब कमी मिली, मतलब मान लो मेरे को 40% ऑफ द वैल्यू मिली अपनी बाइक की जो मैंने बाय करी थी उस वक्त। बाकी ठीक है, अब ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप कोई नई बाइक बाय करते हैं फ्यूचर में तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ RTR 310 से लिमिटेड नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कंसिस्टेंटली कुछ बाइक्स ऐसी होती है जिनकी रीसेल वैल्यू काफी कम होती है, और वो बाइक आप जरूर ध्यान रखें कौन कौन सी बाइक है। जैसे कि फीचर लोडेड, परफॉर्मेंस लोडेड जो बाइक होती है
उनकी रीसेल वैल्यू कम होती है। जैसे अपाचे RTR 310 की बात कर लो, BMW G310R की बात करो जो नेकेड वाली आती है, या फिर आप बात करो BMW 310 GS उसकी बात करो, तो ये सब बाइकों की रीसेल वैल्यू हमेशा कम ही रहती है। सो इंडिया के अंदर अभी भी कोई ऐसी बाइक्स हैं जो कि आपको कम रीसेल वैल्यू देके जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रॉयल एनफील्ड की, तो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है 350 क्लासिक, वो बाइक आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, मतलब उनकी रीसेल वैल्यू ज्यादा रहती है। लेकिन दूसरी साइड अगर बात करें, जैसे कि ये है आपकी इंटरसेप्टर 650 या कॉन्टिनेंटल GT 650, ये बाइकें आपको रीसेल वैल्यू इतनी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि रीजन है कि ये हैवी मशीन्स होती हैं, इन्हें चूज करने वाले बंदे ही कोई मतलब लिमिटेड होते हैं, और इनका खर्चा जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हर कोई ये डेली मार्केट में यूज करने के लिए नहीं होती, तो इनकी रीसेल वैल्यू भी कम आती है। सो इसलिए आप अगर बाय कर रहे हो तो रॉयल एनफील्ड 350 या ऐसी बाइक की तरफ जाओ। कॉन्टिनेंटल GT अगर ये लेते हो तो आपको रीसेल वैल्यू कम मिलेगी। सेकंड पॉइंट, प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि कवासाकी, BMW, इन जैसे ब्रांड्स की बाइक्स जो होती हैं उनकी रीसेल वैल्यू काफी कम होती है। सो ऐसे ब्रांड्स प्रीमियम तो होते हैं, लेकिन इनके पार्ट्स की कॉस्ट और मेंटेनेंस का फेयर इनकी रीसेल वैल्यू को मार देता है। लाइफस्टाइल बाइक्स जैसे कि 650 रॉयल एनफील्ड ट्विंस हो गई, या फिर ये क्रूजर बाइक हो गई एवेंजर वगैरह जो आती है। एवेंजर जो बाइक है ना वो काफी कंफर्टेबल बाइक है, और कुछ स्पेशल बंदे ही इसको बाय करते हैं। तो ऐसी बाइक्स पे भी आपको रीसेल वैल्यू काफी कम मिलेगी, क्योंकि जो इंडिया में बाइकें चलती है ना वो क्रूजर नहीं चलती इतनी ज्यादा, वो थोड़ी स्पोर्टी या फिर कम्यूटर बेस्ड बाइक चलती हैं। तो ऐसी बाइकों की भी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम निकल कर आती है जब आप आफ्टर मार्केट में सेल करने जाओगे। तो डिसकंटिन्यूड बाइक्स जैसे कि ये हार्ले डेविडसन है, ये कंपनी अब जा चुकी है, लेकिन अभी से वापस से एंट्री करने का प्लान बना रखा है। तो ऐसी बाइक्स जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं वो भी आपको काफी कम रीसेल वैल्यू देके जाती हैं। और जैसे कि बजाज की डिस्कवर आती थी वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है, बड़ी बाइक्स हो गई जो डिसकंटिन्यू हो गई है वो काफी कम वैल्यू देती हैं। तो ऐसी बाइकों से भी आप दूर रहें अगर आपको रीसेल वैल्यू ज्यादा चाहिए तो। लेकिन ये सब पॉइंट्स तो एक अलग चीज है। बाइक एक ऐसी चीज है जो इमोशन होता है, और अगर आपको कोई बाइक पसंद आ रही है और उसे आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो फिर तो आप उस बाइक को बाय कर सकते हो, जैसे मैंने बाय करा था। लेकिन मुझे इसमें लॉन्ग टर्म रखना नहीं पड़ा तो मेरे को नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हो उस बाइक को तो वो आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिट ही रहेगी, उसमें फिर रीसेल वैल्यू देखने की कोई झंझट ही नहीं है। स्प्लेंडर, क्लासिक 350, शाइन, ये बाइक्स की रीसेल वैल्यू क्यों नहीं मरती? क्योंकि ये जो बाइक्स हैं ये यूटिलिटी बेस्ड बाइक हैं, और इंडियन ऑडियंस को यूटिलिटी यानी मदद में आने वाली डेली लाइफ में प्रैक्टिकल बाइक ज्यादा पसंद होती हैं, और इनकी रीसेल वैल्यू आपको कभी भी कम नहीं मिलेगी। आप जब चाहो खड़ी होकर बीच बाजार में बेच सकते हो इन बाइकों को। तो जब अगर आपको रीसेल वैल्यू ज्यादा चाहिए तो ऐसी बाइक चूज करो जो प्रैक्टिकल हो, यूटिलिटी हो और डिमांड ओरिएंटेड हो, जिनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इजी हो, और आपको उनकी रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये देखकर भी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।